अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली नवाज है और मेरी क्वालिफिकेशन है एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। मैं मुल्तान से हूँ। इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और पिछले 8 साल से मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही वाबस्ता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास न्यू कमर हैं, चौधरी तलहा खलील। जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। चौधरी तला खलील। आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे ख्याल में उनका माइक म्यूट है। चलें जी, हम बढ़ते हैं अपने ऐसे रूल्स की तरफ। राइटिंग ऐसी एक टेक्निक है कि आपने जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, जो नॉलेज है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है एक सीक्वेंस में, एक कोहेरेंस वे से किस तरह आपने उसे लिखना है। अच्छा, ऐसे यूजुअली ऐसे की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हम आगे चल के उसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो है रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर ऐसे राइटिंग। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है रूल्स का? The purpose of this assignment is to help students understand the essential rules for writing a clear, well organized, and effective essay. तो इफेक्टिव ऐसे लिखने के लिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव ऐसे लिखने के लिए रूल्स का जानना कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रूल्स के बगैर आप कभी भी एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे लिखते वक्त ये फॉलोइंग रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं रूल्स फॉर ऐसे राइटिंग की तरफ। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द टॉपिक। जी, सबसे पहले तो आपने टॉपिक को पढ़ना है, समझना है कि इसमें किसके मुतालिक कौन सा प्रॉब्लम जो है उसने पूछा है, और हमसे वो क्या चाहता है, इसकी इवैल्यूएशन चाहता है, या इसे नैरेटिव फॉर्म में लिखना है, या इसको ये एक्सपेंसिव यानी एक्सपोजिटरी ऐसे लिखना है, या इंटेंस ऐसे लिखना है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। तो सबसे पहले तो आपने टॉपिक को केयरफुली पढ़ना है कि ये प्रॉब्लम किसके मुतालिक है। अच्छा, फिर वो कहेगा कि इवेल्युएट करें। आपने उसे इवेल्युएट करना है, उसमें आपने इसके काजेस बताने हैं कि इस प्रॉब्लम के काजेस क्या हैं, ये कहाँ से स्प्रिंग हुआ है, और इसका सलूशन क्या होगा। अच्छा, पहले तो आपने काजेस बताने हैं, फिर उसका सलूशन बताना है कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने बॉडी पैराग्राफ, जो ऐसे की आप बॉडी लिख रहे हैं, उसमें आपने काजेस देने हैं, उसमें आपने उसे सलूशन भी बताना है। तो प्रॉब्लम मेनली जो एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, उसकी आपने वजूहात बतानी है, फिर उसके सलूशन की तरफ आना है, उसके लिए आपने सजेशंस भी देनी है, और एंड में आपने कंक्लूजन बताना है। जी, ये प्रॉब्लम था, ये इसके कॉजेस थे, और मैंने ये इसका सलूशन सजेस्ट किया। अच्छा, अब ऐसे लिखते वक्त बॉडी ऑफ ऐसे में आप जिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है,
केस स्टडीज भी देनी है, उसमें मिनिमम आपने 3 कोटेशंस भी शामिल करनी होती हैं। यानी ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपके प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हैं, केस स्टडीज और कोटेशंस। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझना। आइडेंटिफाई द की टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि उसने प्रॉब्लम में पूछा क्या। फर्ज करें कि वो हमें आइडियल डेमोक्रेसी के बारे में दे देता है और साथ में कहता है होप्स एंड हर्डल्स। हर्डल्स क्या हैं, यानी रुकावटें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। जी करप्शन है, जी बैड गवर्नेंस है, नेपोटिज्म है। ये आपने हर्डल्स बतानी है। होप्स क्या है, जी इक्वालिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये होगी बॉडी ऑफ एसे। कंक्लूजन में आपने वही चीज बताने, ये प्रॉब्लम था। फॉर एग्जाम्पल, आइडियल गवर्नेंस प्रॉब्लम था, मैंने उसमें होप्स दी, हर्डल्स बताई कि कॉजेस क्या हैं बैड गवर्नेंस के, फिर उसमें होप्स बताई कि किस तरह एक हम आइडियल गवर्नेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। तो वो होप्स क्या थी, मैंने आपको बताया, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारी चीजें आपने उसमें लिखनी। अच्छा, फिर सजेशन क्या है कि ये जो हैं चीजें हम इनको कंट्रोल कर लेंगे तो हम आइडियल गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। मसलन करप्शन है तो उसकी इरेडिकेशन जो है, उससे हम आइडियल गवर्नेंस कायम कर सकते हैं। इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी जो है एस्टेब्लिश करके हम आइडियल गवर्नेंस जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपने सजेशंस दे दी। कंक्लूजन में वही आपने सारी चीजें बता देनी है, प्रॉब्लम, होप्स और सजेशन लास्ट में। अच्छा, तीसरा पॉइंट है मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ एसे इज एक्सपेक्टेड। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ये ऐसे नैरेटिव पूछ रहा है, डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है, या आर्गुमेंटेटिव पूछ रहा है। जी, मैं यहाँ अपने जो है पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, नकीब सर। नकीब सर, ये नैरेटिव ऐसे क्या ऐसे होते हैं, क्या आपको इसके मुतालिक कुछ पता है? सर इतना ज्यादा डिटेल से नहीं पता, अलबत्ता जी। सर इसके वर्ड से समझ आ रही है कि इसमें जो है वो नरेशन शायद इस तरह से होता है सर, मुझे डिटेल सर नहीं पता। अच्छा, ये नरेशन क्या होती है, नरेशन? सर एक बयानिया होता है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसको हम बयान करते हैं। जी, अली नवाब, आप कुछ कहना चाहेंगे नैरेटिव के मुतालिक? जी, तो नैरेटिव एसेज जो होते हैं वो लॉन्ग एसेज होते हैं, और यूजुअली स्टोरी रिलेटेड ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी आपने जो है शख्सियत के मुतालिक बताना है, और उसकी जो है बायोग्राफी के मुतालिक बताना है, तो आप उसकी पूरी लाइफ स्टोरी बताएंगे। ये यूजुअली नैरेटिव ऐसे होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, कि एक प्रॉब्लम है उसको जस्ट आपने डिस्क्राइब करना, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गए। और आर्गुमेंटेटिव क्या होते हैं, कि आपने आर्ग्यू करना है, एक प्रॉब्लम है उस पे आर्ग्यू करना है, उस पे दलाइल देने हैं, और फिर सोल्यूशन की तरफ जाना है। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होते हैं, कि आपने जो प्रॉब्लम है उसकी तशरीह करनी है, यानी एक उसके मुतालिक एक लंबा मजमून लिखना है, उसमें आपने उसकी डिटेल्स जो हैं बतानी है, और उसमें एग्जाम्पल्स बतानी है।
और लास्ट में उसका सोल्यूशन बताना है। तो ये लॉन्ग ऐसे, इसमें आपने उसकी डिटेल्स बतानी है ऐसे की एक्सपोजिटरी में। अच्छा, ये आगे चल के हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, और वहां आपको इनकी जो है डिटेल समझ आएगी। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ऐसे राइटिंग के मुतालिक जब हम टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, प्लान बिफोर राइट दूसरे नंबर पे है हमारा। अच्छा, ऐसे लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है उसी पेपर की बैक साइड पे जाएं, एंड पे जाएं, लास्ट पेज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ऊपर लिखें कि रफ वर्क, नीचे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें कि ये प्रॉब्लम है इसमें। थीसिस स्टेटमेंट यूजुअली आप 5-6 लाइनों का मैक्सिमम, और 2 से 3 लाइनें मिनिमम आप इसको बना सकते हैं। ये थीसिस स्टेटमेंट, उसमें आपने प्रॉब्लम का बताना है, कासिस का, और इसे आपने एड्रेस किस तरह करना है ये बताना। अच्छा, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज आपने पीछे जाके एंड पे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और उसमें एक अच्छी सी आउटलाइन बना लेनी है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वहां लिख देना है, ताकि जब आप वही जो आउटलाइन है यहाँ लिखें, तो इसमें आपके जो है ये वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, और इसमें ये है कि पॉइंट बाय पॉइंट कोहेरेंट वे से आपने बताना है। इसमें एक तो कटिंग नहीं होगी, और आपकी बनी बनाई यानी रफ अमल में आपको वो आउटलाइन मिल जाएगी। और यहाँ आपने पेपर जब स्टार्ट करना है तो वहां जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपने यहाँ लिखनी है, जो रफ अमल में बताई। अच्छा, उसके बाद आपने आउटलाइन बना लेनी है, वही उठा के इधर। अब आपका ये बिल्कुल यानी थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन ये क्लियर बन गए, इसमें ना कोई कटिंग है, और ना इसमें जो है कहीं मसलन आपने एक लाइन लिखी तो आपको एक और लाइन याद आ गई तो आपने बीच में वो उसको घुसेड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप रफ अमल में एक अच्छी सी आउटलाइन बना चुके हैं और अब आप इसको लिख रहे हैं। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन आपने यहाँ लिख दी। अब आउटलाइन के जो बनाई है उसमें आपने एक एक पॉइंट को उठाना है, और पैराग्राफ की सूरत में आपने जो है लिख देना है ऐसे। अच्छा, आउटलाइन किस तरह होनी चाहिए? सबसे पहले आपने मेन हेडिंग्स देनी है, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन देना है, उसकी 2-3 आपने नीचे हेडिंग्स दे देनी है। इसी तरह जो है फिर आपने बॉडी पैराग्राफ जब लिखना है, इंट्रोडक्शन से आगे जितनी आपकी आउटलाइन होगी उसमें मेन हेडिंग सब हेडिंग्स उसके मुताबिक आपने बयान करना है। अच्छा, आपने जब मेन हेडिंग लिखनी है तो उसमें जो सब पॉइंट्स हैं उस बेसिस पे आपने पैराग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस तरह आपने जो है ऐसे लिख लेना है, और लास्ट में आपने जो है उसमें कंक्लूजन ऐड कर देना। अच्छा, तो ये था कि क्रिएट एन आउटलाइन विद एन इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन, ये हो गया जी पॉइंट 2। अब 3 है कि स्ट्रक्चर को जो एसे का स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा। पहले इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद ए हुक, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड स्टेट योर थीसिस। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ऐसे के मुतल्लिक बताना कि ये प्रॉब्लम है, और ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट में आपने एक लाइन में वो जो है प्रॉब्लम बता देना है, फिर उसका उसके कॉजेस बता देने हैं, और एंड में जो थीसिस स्टेटमेंट आपने पहले लिखी है उसमें से वो पॉइंट दे देने हैं कि इसको हम इस तरीके से एड्रेस करेंगे। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन में आपने बता देना। बॉडी पैराग्राफ्स में क्या बताना? ईच पैराग्राफ शुड डिस्कस वन मेन पॉइंट। अच्छा, यानी एक पैराग्राफ में आपने एक बात की है,
तो वो पैराग्राफ उसी बात पे खत्म करना है। ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं और आपने जो आउटलाइन बनाई है उनमें से कोई भी हेडिंग बीच में फिट कर दें। इस तरह नहीं। आपने पैराग्राफ शुरू किया है तो पहले एक थॉट को कंप्लीट करें, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी थॉट को कंप्लीट करें, तीसरे पैराग्राफ में तीसरी थॉट को, और जहां जरूरत पड़े वहां आपने कोटेशन देनी। और इसमें बेहतर यही है कि आप ऑथर का नाम भी लिखें, क्योंकि इसे ये ज्यादा अच्छा इंप्रेशन है कि आप कोटेशन लिखते हैं तो आपको ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट लिख लिया। अच्छा, इन्हीं पॉइंट में आपने केस स्टडी देना है जहां आपको जरूरत महसूस हो कि यहाँ मुझे केस स्टडी देना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल्स उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो केस स्टडी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ में एक थॉट। अच्छा, सपोर्टेड विद एविडेंस आर एग्जाम्पल्स, वही इसमें एग्जाम्पल्स केस स्टडीज आ गए। अच्छा, कंक्लूजन में क्या करना है? समराइज द मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट योर थीसिस इन ए फ्रेश वे। वही आपने मेन पॉइंट्स को, उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करना है एक दो लाइन में, उसके बाद उसका थीसिस स्टेटमेंट वो लिख देनी है। फिर आपने सजेशन लिखने के इस ये इन इन तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो है लास्ट सेंटेंस में आपने इसे एनक्लोज कर देना। अच्छा, उसके बाद है यूज क्लियर एंड करेक्ट लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए? राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस। अच्छा, फ्रेजेस में नहीं बात करनी, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। दूसरे नंबर पे यूज प्रॉपर ग्रामर, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए, और स्पेलिंग ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में। अच्छा, अवॉइड स्लैंग और ओवरली कैजुअल एक्सप्रेशंस। अच्छा, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर्मल जो आप एकेडमिक में सीखते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, और इनफॉर्मल क्या होती है जो आप डेली कन्वर्सेशन से सीखते हैं, इंटरव्यूज से सीखते हैं, टेलीविजन से सीखते हैं, ये इनफॉर्मल लर्निंग हो गई। तो आपने ऐसे में फॉर्मल वर्डिंग यूज करनी है। डेली कन्वर्सेशन बेस्ड आपने वोकैब यूज नहीं करनी, और सिंपल वोकैब यूज करनी है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आगे है स्टे ऑन टॉपिक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने टॉपिक से हटना नहीं। जितने आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कोहेरेंट और कोहेसिव होनी चाहिए। अगर उसमें कोहेरेंस नहीं होगी तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि इसकी ग्रिप नहीं है ऐसे में। तो आइडियाज जो है वो अरेंज्ड वे से आपने तरतीब देने हैं, यानी कोहेरेंस होनी चाहिए। अच्छा, मेक श्योर ईच पैराग्राफ सपोर्ट्स योर थीसिस। हर पैराग्राफ इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि वो आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करे, मीनिंग आपके ऐसे को डिस्कस करे। ये नहीं है कि आप कहीं से उठा के, यानी आप बैठे हैं, आपके जहन में कोई आइडियाज नहीं आ रहा है तो आप उसको लिखते चले गए हैं, तो वो कोहेरेंट वे से नहीं होगा। उसमें आपका पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसने फ्रेगमेंट्स में इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, इसका ऐसे के मुतालिक कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। तो अवॉइड एडिंग अनरिलेटेड डिटेल्स, तो अनरिलेटेड डिटेल्स आपने नहीं लिखनी। आगे वही बात कोहेरेंस एंड फ्लो की आ गई, तो उसको आपने मेंटेन रखना है। यूज लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अच्छा, जो वर्ड्स लिंक करते हैं, जो फ्रेजेस लिंक करती हैं, आपने वो देनी है। अब फ्रेज क्या होता है जी? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का जो मजमुआ होता है उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, ये फ्रेज है।
जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, उसको क्लास कहते हैं। तो सेंटेंस और फ्रेज में ये फर्क है, कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस और फ्रेज टू और मोर वर्ड्स, यानी टू और मोर वर्ड्स constitute phrase and a complete sentence, meaningful sentence constitute clause। ये जिन लोगों जो लोग ग्रामर कर रहे हैं वो इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आपने ये फॉर्मेटिंग रूल्स है उसके मुतालिक बता रहा है कि आपने अगर कंपोज करना है तो क्या है, फॉन्ट एंड स्पेसिंग, इसको मद्देनजर नजर रखना है कि पूरे ऐसे में किस तरह स्पेसिंग रखनी है, या फॉन्ट साइज क्या रखना है, इंक्लूड ए टाइटल, इसमें टाइटल भी होना चाहिए। अच्छा, ये तो होगी कि आप अगर कंपोज कर रहे हैं अपना ऐसे। अब 8 नंबर पे है एडिट एंड प्रूफ रीडिंग। अच्छा, ये जो है, इसमें आप ये जब कंपोज कर रहे हो ऐसे, तो उसके मुतालिक बता रहा है कि आपने ग्रामर भी चेक करनी है, पंक्चुएशन भी चेक करनी है, एंड स्पेलिंग एरर्स और वो भी देखने हैं। और अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक बर्ड्स आई व्यू जो है आपका पूरे ऐसे का, वो आपको, यानी कर्सरी आपकी रीडिंग होनी चाहिए एंड में, वो आपकी ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर्स को चेक करने के लिए। तो आपने ये भी देखना है कि आपका ऐसे जो है वो मतलूबा वर्ड्स जो कहे गए हैं उनके मुताबिक है, उतनी लेंथ आपने क्रिएट कर ली है। अच्छा, तो ये हो गया ऐसे के रूल्स के मुतल्लिक। तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ बढ़ेंगे कि रूल्स के मुतल्लिक अभी मैंने जो डिस्कस किए हैं उन्होंने क्या समझा इसके मुतल्लिक। जी नकीब सर, रूल्स फॉर ऐसे राइटिंग। जी सर। सर ये वैसे तो फर्स्ट टाइम ही सर मैंने ये इतनी डिटेल से मैंने सर पढ़े हैं। जिस तरह जी, सर आपने बताया एक एक चीज को सर आपने बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है। ये वेलकम। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट के बारे में सर आपने बताया है। और सॉरी, आपने सर आउटलाइन के बारे में बताया है। और फिर इसी तरह आउटलाइन कैसे बनेगी सर आपने उसके बारे में सर गाइड किया है। और इसी तरह सर पे जो एसे की फॉर्मेशन है सर उसके बारे में आपने बताया है। उसका जो पैराग्राफ है स्टार्ट कैसे किया जाएगा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में सर आपने बताया है। और बल्कि सर इन सबसे पहले आपने एसे की टाइप्स सर आपने बताई हैं। तो ऐसे की सर ये तमाम टाइप्स। चीजें जी, जी सर ऐसे ये आपने सर रूल्स एसे की थे। टाइप्स बताई हैं। जी, जी बिल्कुल। तो फिर एसे की फॉर्मेशन सर आपने बताई है कि कैसे फॉर्मेट होगा। उसमें आउटलाइन से तमाम शुरू होगा। फिर आउटलाइन के बाद थीसिस स्टेटमेंट सर हम लिखेंगे। और फिर वो सर उसकी जो बॉडी होगी जो, उसके बाद सर उसका कंक्लूजन। और इन तमाम में सर फिर जब हमें कैसे लिखेंगे इसमें आपने ये बताया कि इसमें हम कोहेरेंस और जो है वो उसका फ्लो मेंटेन रखेंगे सर। ये तमाम चीजें सर आपने वैसे बताई हैं सर। ठीक हो गया। तला खलील जी, आप कुछ कहेंगे? तला खलील जी। कोमल अजीम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, समझ आ गई। अच्छा सर, कुछ ना हमें ना ये इस कोर्स के हवाले से भी कुछ थोड़ा-सा गाइड करें, क्योंकि ये इसमें ऐसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें मुझे इस हवाले से भी थोड़ा-सा हमें बताएँ, ताकि जो है हम सब जो इस कोर्स की जो इम्पोर्टेंस को समझ सकें। जी, थैंक यू। इसको हम एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ठीक हो गया। अभी हम टाइप्स ऑफ एसे को लर्न करेंगे कि कितनी किस्म के एसे होते हैं, वो ज़्यादा अहम है। क्योंकि बाज़ औक़ात उसने ऐसे में इवेल्युएशन बेस्ड ऐसे पूछा होता है, तो हम उसे जो है डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस तरह अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं फेल हो जाते हैं, हालांकि उनकी मालूमात बहुत अच्छी होती हैं। तो यही है कि उनको आर्ट नहीं आता, आर्ट ऑफ राइटिंग ऐसे नहीं आता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। जी, और कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेंट यहाँ कोई चीज पूछना चाहे या इसमें ऐड करना चाहे?
जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाइला। जी जी, कुछ ऐड करना सर चाहें? ये है, सर मैंने सर बीए के एसेस जो थे ना उसमें आउटलाइंस लिखी होती थी, लेकिन जी। मैंने जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ऐसे लिखा तब मैंने कोई आउटलाइंस नहीं दी थी। अब हम्म मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे का वहीं तक है। अब वो जो मैट्रिक में एफए में हमने लिखे वो भी ऐसे ही थे। हम्म जरा जो वर्डिंग है वो न्यू वर्डिंग के साथ बीए वाले लिखे। उसके बाद हम्म आज तक ना तो कोई मैंने ऐसे वगैरह इस तरह से प्रिपेयर किया है, ना कोई एग्जामिनेशन दिए हैं इस तरह के। तो सर हम्म। आप काइंडली, मैं थोड़ी सी लेट थी तो इसकी ये आउटलाइन जो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा ऐसे जो है वो आउटलाइन के साथ जो है वो हम मेंशन कर रहे होते हैं उसको सेंटेंस कंप्लीट के साथ। जी। कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं उन आउटलाइंस में से निकाल के उन्हीं हम्म बेस पे। हम्म। तो तो सर इन क्या सर, वो मेथड ठीक है या फिर? जी ये जो है ना, ऐसे, ये मैंने आपको बताया कि ये एक आर्ट है। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं जी करेंगे आपका ऐसे कभी पास नहीं होगा। तो मैं जी रूल्स सर। जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इनको मैं जो है इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ऐसे लिखते वक्त सबसे पहले तो आपने टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है कि ये प्रॉब्लम जी किसके मुतल्लिक है, ऐसे कौन सा प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो एनर्जी क्राइसिस के मुतल्लिक पूछ लेता है। अच्छा, फिर वो आगे लिख देता है कि इसको जो है क्रिटिकली एक्सप्लेन, या वो इसको लिख देता है कि इवेल्युएट इट। ठीक है, तो आपने इवेल्युएट ही करना। इवेल्युएट में इवेल्युएशन किस तरह होती है कि आपने उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देने होते हैं। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो आपने पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल कि उसके काजेस बताने हैं, कहाँ से ये स्प्रिंग हो रहा है। अच्छा, जी उसमें फिर इन प्रॉब्लम्स का को किस तरह एड्रेस करेंगे उसके मुतालिक बताना। उसमें फिर एंड में आप सजेशन देंगे कि इस तरह इसका सोल्यूशन मुमकिन है, और फिर एंड में कंक्लूजन लिखना। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि इसको यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखो, तो आपने सिंपली उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर देना। इस तरह ये आगे हम टाइप्स में चल के पढ़ते हैं, लेकिन जो ऐसे के रूल्स हैं, सबसे पहले आपने अच्छी तरह टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसकी थीसिस स्टेटमेंट देनी है, ये प्रॉब्लम है, ये काजेस हैं, ये इस तरह एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद आपने आउटलाइन बना लेनी है। आउटलाइन आपने एंड में जाके, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस पे है तो उसमें जाके आपने ऊपर रफ वर्क लिखना है, नीचे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। थीसिस स्टेटमेंट में आपने यानी वो प्रॉब्लम लिख देना है, काजेस और सॉल्यूशन। और फिर आउटलाइन स्टार्ट करनी है। उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन हेडिंग, फिर दो तीन उसमें सब हेडिंग्स ऐड कर लेनी है। इसमें इस तरह आपने चलते जाना है। और पांच छह जो है आपने मेन हेडिंग्स दे लेनी है, और उनकी सब हेडिंग्स फिर दे लेनी है। यानी पहली हेडिंग दी, उसमें सब हेडिंग्स बताएं, फिर दूसरी मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग्स। अब फॉर एग्जांपल के आपने इंट्रोडक्शन हेडिंग दी है, उसमें आपने एक लिख दिया, आगे इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो नीचे आप सब हेडिंग्स ABC में लिखते हैं। इस तरह आपने चलते जाना है, यानी पांच छह हेडिंग्स बना लेनी है, और सब हेडिंग्स पांच पांच, जितने जितने पॉइंट आपका आपके बनते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है पीछे। एंड में जाके रफ वर्क ऊपर जो है हेडिंग देनी है, नीचे जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए। आपने तकरीबन 15-20 मिनट जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग को देने हैं, जो जो पॉइंट्स आपके जहन में आते जाएं लिखते जाएं। अच्छा, जब लिख लेनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आउटलाइन रफ सी, तो जब ऐसे स्टार्ट करना है तो उसमें यही थीसिस स्टेटमेंट जो आपने रफ वर्क में लिखी है, इसको उठा के वहां लिख देना है, थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन। तो ये आपकी बेहतरीन बन गई। जब ये आपकी बेहतरीन बन गई तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि बंदे को ऐसे के मुतालिक कुछ पता है, तो वो आगे थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा। जब आपका वो
बॉडी पैराग्राफ्स पढ़ेगा तो लीनियंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आउटलाइन ऑफ दिस स्टेटमेंट पढ़ चुका है, उसे पता है इसे एलओआई है, ये ऐसे लिख सकता है। तो इस तरह आपने जो है ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। इंशाल्लाह हम आगे जाके वो ऐसे भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और उस बेसिस पे आपने ऐसे लिखने हैं। बाकी रही कि रट्टा बेस्ड, क्रैमिंग बेस्ड ऐसे नहीं आते, कोई भी वो टॉपिक सेंटेंस कहीं से भी उठा के दे सकता है किसी प्रॉब्लम पे भी, तो आपने उसको आंसर करना है। अब आपकी वोकैब अच्छी है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी है, तो आपको कोई फिक्र नहीं, जहां से मर्जी उठा के दे दे, आप अपना ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जी नाइला, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर, चलें। सर यही पूछा था कि आउटलाइन दो नोट जरूरी है या फिर विदाउट आउटलाइंस जो बंदा नहीं है नहीं, अपनी ये बहुत वर्डिंग को जरूरी है। इलेबोरेट कर सकता विदाउट आउटलाइन तो आप कुछ भी नहीं है। लिख जी सर। सकते। आउटलाइन बहुत जरूरी है। जी आप जो भी ऐसे जी या सर। जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उनमें आउटलाइन बहुत जरूरी है, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं। यूं कह लें कि ये आपको जी लुकमा देते हैं आगे बढ़ने का। वैसे तो आप अगर आउटलाइंस के बगैर लिखेंगी जी तो मुमकिन है अपनी सारी सारी जो थॉट्स हैं एक दो पैराग्राफ में बयान कर दें, तो आगे आपको जो है थॉट के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लुकमा नहीं मिलेगा। तो यूं समझ लें कि ये एक लुकमा है जो जी आपको दिया जाता है। समझ आ गई? आगे बढ़ने जी के सर। लिए ऐसे में। जी सर। जी कोमल अजीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अली हैदर हैं हमारे साथ। जी अली हैदर, आप कुछ ऐसे में ऐड करना चाहेंगे?